नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्नवाल भारत के भूगोल में अध्याय 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज जो है मृदा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। देखिए, मृदा भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हमारी शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ कि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी कुछ वीडियोस अपलोडेड है, तो जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को जरूर जरूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मृदा को पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। तो मृदा, सॉइल, एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है, तो ये पूरी पृथ्वी जो एक फर्श की तरह ही है। अब देखिए, मृदा विज्ञान, जिसको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने जान लिया कि पेडोलॉजी किसको कहते हैं, मृदा विज्ञान। और तो मृदा के अध्ययन से संबंधित जो है इसको पढ़ा जाता है। इसमें मृदा के निर्माण और मृदा के वर्गीकरण के बारे में। चलिए अब देखते हैं आगे। मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। भूपृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों वाली पतली परत जो है मृदा कहलाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है और इसमें जीवन एवं मृत पदार्थ सम्मिलित होते हैं। मतलब ये जो क्या कहते हैं आपका मृदा है, इसमें जो है जीवित भी है और मरे हुए सब चीजें इसी के अंदर जो है दफन हो जाती है, जिनमें पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। अगला देखिए, वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक क्षमता को मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी कहा जाता है। जितना ज़्यादा क्या कहते हैं वनस्पतियों को मृदा से पोषण मिलेगा, तो वही जो है मृदा की फर्टिलिटी कही जाती है। अब देखिए, अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग। तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्यों के क्रियाकलापों द्वारा शैलों का टूटना और क्षय होना जो है अपक्षय कहलाता है। और छेलों के टूटने और रगड़ नदियों के द्वारा रगड़ खाने से ही उस जो है मृदाओं का निर्माण होता है। अब देखेंगे कितने तरह से मृदाओं का निर्माण होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। देखिए, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कारकों का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला है मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। तो देखिए, मृदा मूलतः जिस पदार्थ के क्षरण से निर्मित होती है वह मृदा का मूल पदार्थ अथवा जनक पदार्थ कहलाता है। जिससे क्या कहते हैं मृदा का क्या कहते हैं निर्मित होती है, उसको हम लोग जनक पदार्थ कहते हैं जिस चीज से। ठीक है, तो ये पदार्थ जो है आपके ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट जैसी कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों के साथ साथ ज्वालामुखीय लावा, राख, रूपांतरित और अवसादी चट्टानों। ठीक है, तो रूपांतरित में कौन से होंगे, शिस्ट और नीच, और अवसादी चट्टान जैसे बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, गाद और चूना पत्थर जैसी अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें भी हो सकती हैं। अब देखिए, चट्टान क्या होता है, रॉक, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, चट्टान शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग कंकड़, चिकनी मिट्टी, असंपीड़ित बालू, लोयस तथा जलोढ़ जैसे कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं के लिए भी ये किया जाता है। देखिए, अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, ठीक है, इसको घोषित किया गया। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया और वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया था कि मृदा भी एक काफी अच्छा मतलब एक संसाधन है, जिससे जो है क्या कहते हैं इस पूरे पृथ्वी पर अनेक वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जो है उद्गार होता है। अगला देखिए, अब देखेंगे इसमें जो ह्यूमस पाया जाता है। तो देखिए, ह्यूमस गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन मतलब मरने से होता है। ह्यूमस सामान्यतः मृदा में अथवा मृदा के नीचे पाया जाता है और भिन्न भिन्न मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा में भी भिन्नता पाई जाती है। ह्यूमस जो है मृदा को नमी का अवशोषण करने तथा उस नमी को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति पौधों की संतुलित वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए जिस मिट्टी में जितनी ज्यादा ह्यूमस होती है उतना ही ज्यादा उसकी उर्वरता होती है। अब देखिए, मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे बारीक मृदा को कोलाइडल मृतिका, ठीक है, कोलाइडल के कहा जाता है, जिसके कणों
को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। मृदा कणों के बढ़ते आकार के आधार पर इन्हें जो है बजरी, रेत, गाद, चीका, पंख आदि नामों से भी जाना जाता है। इनसे मिलकर विभिन्न प्रकार की दोमट मृदाओं का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र के माध्यम से दिया गया है कि मृदा कणों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए जैसे गुलाश्म, बजरी, रेत, गाद, चीका और पंख, और इनके इंग्लिश में भी दिए गए हैं नाम। तो देखिए इधर पढ़ लेते हैं आगे कि जब कणों की 3-4 किस्में एक साथ मिल जाती है तो दोमट मृदा अधिक संश्लिष्ट हो जाती है, और भारत की अधिकांश मृदाएं दोमट किस्म की हैं। अब देखिए मृदाओं के प्रकार और उनमें कणों के आकार किस प्रकार से है, जो मिलीमीटर में दिए गए हैं। देखिए कलीली मृतिका जो मृदा का एक प्रकार है, इसमें जो है आपको एक्सरे विश्लेषण के द्वारा जो है पता किया जाता है। ठीक है, एक्सरे विश्लेषण के द्वारा। अगला है मृतिका मृदा, जो 0.002 मिलीमीटर से कम इसके कण होते हैं। और तीसरी है गाद, जिसके 0.002 से 0.05 मिलीमीटर है। सूक्ष्म रेत के जो कण है वो 0.05 से लेकर 0.2 मिलीमीटर। स्थूल रेत के जो कण है 0.2 से 2.0 मिलीमीटर। और बजरी एवं गुटिका के जो मृदा है, इसके जो कण है वो 2 मिलीमीटर से अधिक है। तो देखिए मृदा के कणों को माप का जो मानक पैमाना है वो मिलीमीटर है, और इसका सब छोटी इकाई जो है वो माइक्रोन है। तो 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। अब देखिए मृदा के गठन के मुख्य रूप में क्या क्या चीज़ है। तो देखिए जहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो बालू है, और जहाँ खींची मृतिका है और ये गाद है। तो देख सकते हैं बलुई मृदा में जो है आपका बालू की प्रतिशत जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, और गाद की जो प्रतिशत है इसमें ये कम है। यहाँ पर देखिए चिकनी जो मृदा होती है इसमें जो है आपकी गाद और क्या कहते हैं मृतिका जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होती है, और इसमें ज़्यादा मात्रा जो है मृतिका की होती है, तो इसलिए इसकी चिकनी मृदा कहते हैं। अब देखिए बलुई दोमट मृदा में जो है आपका बालू की संख्या जो है थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद आपका दोमट मृदा है, जिसमें क्या कहते हैं इसमें भी बालू की जो प्रतिशत है थोड़ी ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा जो प्रतिशत है वो आपका मृतिका भी होती है। और इसमें जो दोमट मृदा में अधिकतर जो है आपका बालू और गाद का ज़्यादा प्रतिशत है। अब देखिए मृदा संरचना को देख लेते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, मृदा के विभिन्न कण जैसे कि बालू, गाद, चीका, ह्यूमस आदि जिस क्रम एवं व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करते हैं, वह व्यवस्था एवं संगठन मृदा संरचना कहलाती है। मृदा संरचना मृदा में जल एवं वायु की मात्रा को नियंत्रित करती है, और मृदा में जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि बीजों के अंकुरण, जड़ों के श्वसन तथा जीवाणु गतिविधियों, बैक्टीरिया एक्टिविटीज के लिए जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए मृदा अम्लीयता क्या होती है, सॉइल एसिडिटी। तो देखिए मृदा के विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का सकेंद्रण, ठीक है, मृदा की अम्लीयता कहलाता है। मतलब जितना जो फ्री हाइड्रोजन होता है H+ जिसको कहते हैं, उसकी जितनी मात्रा मृदा में बढ़ती जाएगी उसी के हिसाब से जो है उसकी अम्लीयता देखी जाती है। मृदा की अम्लीयता को pH मान में मापा जाता है। यदि pH मान 6 से कम है तो मृदा जो है अम्लीय मानी जाएगी, मतलब एसिडिक मानी जाएगी। और मृदा की अम्लीयता दूर करने के लिए चूना अथवा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अब देखिए pH मान के अनुसार मिट्टी की जो प्रकृति है उसको दिया गया है। देखिए 1 से लेकर अगर 6 के बीच में अगर pH मान है आपका, तो ये जो है आपकी अम्लीय मृदा होगी, जिसको एसिडिक सॉइल कहते हैं। और अगर आपका मृदा जो है 7 है pH मान, तो ये जो है उदासीन मिट्टी होगी, न्यूट्रल सॉइल, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। और 8 से लेकर अगर 14 है तो ये मतलब हुआ क्षारी मिट्टी है, एल्कलाइन सॉइल है। अब देखिए मृदा वायु सॉइल एयर किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदा में कणों के बीच असंख्य छिद्र, पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे हवा का आदान प्रदान होता है, जिनमें जल एवं वायु विद्यमान होती है। यह वायु स्वतंत्र रूप से तथा जल के साथ घुली अवस्था में भी पाई जाती है, और इस वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की उपस्थिति होती है, जो पौधों के श्वसन एवं वृद्धि तथा मृदा में उपस्थित जीवाणुओं की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अगला है मृदा जल, सॉइल वाटर। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मृदा में जल की उपस्थिति मृदा संरचना पर निर्भर करती है। मृदा में जल की मात्रा 0 से जल जमाव की स्थिति तक हो जाती है। सुगठित मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी भी अगर आप मिट्टी में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अगर लॉगिंग की समस्या हो जाए, मतलब जमाव, तो उसमें देखिए आप देखते हैं कि पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका
ऑक्सीजन जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है, तो इससे पौधों के लिए दिक्कत होती है। अगला देखिए मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो देखिए मृदा की ऊपरी सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के सभी स्तरों को समग्र रूप से मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अब देखिए मृदा संस्तर के बारे में देखेंगे, सॉइल हॉरिजन के बारे में। देखिए मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है। इन विभिन्न परतों को मृदा संस्तर कहते हैं और मृदा के 4 संस्तर होते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए मृदा संस्तर के प्रकार क्या हैं, देखिए एक है क संस्तर, ख संस्तर, ग संस्तर और घ संस्तर, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी और हॉरिजन डी। तो पहले पढ़ेंगे क संस्तर के बारे में। हॉरिजन ए जो सबसे ऊपरी खंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क संस्तर कहते हैं। तो यह सबसे ऊपरी खंड होता है जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों एवं जलों का संयोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर आपका होगा ख संस्तर जो हॉरिजन बी है। तो यह क संस्तर और ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों ओर से पदार्थ प्राप्त होते हैं और इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपचयन स्पष्ट इसमें दिखाई देता है। तीसरा आपका हो जाएगा ग संस्तर, ठीक है, हॉरिजन सी। तो इस संस्तर की रचना जो है ढीली जनक सामग्री, लूज पेरेंट मटेरियल से होती है और यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनी होती हैं, ठीक है, इसी से बनी होती हैं। तो जब बनने के बाद ये इसलिए तीसरे पे आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिया गया है क संस्तर, ठीक है, ख संस्तर, ग संस्तर और घ संस्तर। देखिए मृदा की ऊपरी परत बारीक अवसादों से युक्त होती है, जैसे आप देख सकते हैं, और यही जो है आपका क संस्तर है। और दूसरा है आपका अपक्षेत चट्टानी पदार्थ जैसे बालू, गाद व चिकनी मिट्टी, तो यह ख संस्तर में आता है जो उप मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तीसरा है आपका अपक्षेत आधारित चट्टानी पदार्थ, मतलब इसमें थोड़ी चट्टान की मात्रा अधिक होती है, ग संस्तर, और इसी से जो है आपका ये दोनों निर्मित होती है। तो इसलिए देखिए संस्तर स्थिति और अपक्षेत चट्टान यहाँ पर पाई जाती है, काफ़ी यहाँ पे रगड़ खा चुके हैं ये चट्टाने। चौथा है आपका मूल चट्टानी पदार्थ जो अपक्षेत नहीं हुए हैं। तो देखिए ये वाला जो है अपक्षय होता है, तो इन दोनों का निर्माण होता है और ये जो इनमें नहीं हो पाते जो अपक्षय, वो यहाँ लास्ट में बचते हैं, जिनकी संस्तर स्थिति आधारी चट्टान है सबसे लास्ट में, और इनका अभी तक कोई क्या कहते हैं अपक्षय नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक डिटेल में भी दिया गया है हॉरिजन डी, घ संस्तर। देखिए उपयुक्त तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है, और मृदा जिसका एक जटिल एवं भिन्न अस्तित्व है सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है और इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाए। अगला है कि मृदा निर्माण की अब प्रक्रिया को देखेंगे, किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में कई तरह के फैक्टर काम करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त जैव पदार्थों एवं भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अगला पॉइंट मृदा निर्माण या मृदाजन, जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में, सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करती है और यह अपक्षयी प्रवाह ही मृदा निर्माण की मूल प्रक्रिया होती है। अगला देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण है, जैसे उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जीव रूप तथा समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। तो देखिए मृदा निर्माण के कारक में यहाँ पे आपको एक चित्र के माध्यम से दिया गया है, चित्र कह लीजिए या मतलब एक डायग्राम के रूप में। देखिए सबसे पहला है मूल पदार्थ जो शैलें होती हैं चट्टान आपकी, फिर स्थलाकृतियाँ, फिर जलवायु, फिर जैविक क्रियाएं, और फिर आपका हो जाएगा काला, क्या कहते हैं, काला अवधि, मतलब कि काफ़ी लंबा समय भी लगता है। अब देखिए इनके एक एक बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका मूल पदार्थ जिनको हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो देखिए मूल शैल कोई भी तद स्थाने या उसी स्थान पर अपक्षित शैल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से लाया जाए या कहीं पर घिसाव हो, उससे जो बनता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निक्षेप कहा जाता है। अगला देखिए मृदा निर्माण मलबा के आकार व मलबा के कणों का विन्यास तथा शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत अपक्षयन की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जब तक मृदाएं बहुत नूतन अवस्था में होती हैं एवं पर्याप्त परिपक्व नहीं हो जाती हैं, तब तक मृदाओं एवं मूल शैलों में प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों जैसे लाइमस्टोन एरियाज में भी अपक्षयन प्रक्रिया विशिष्ट एवं विचित्र होती है, जहां मिट्टियां मूल शैल से स्पष्ट
संबंध दर्शाती हैं। अगला है स्थलाकृति उच्चावच, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मूल शैली की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली व सपाट एवं उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है, जबकि निम्न ढालों पर जहां अपर्दन मंद एवं जल का परिश्रवण अच्छा होता है, जहां मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल होता है। समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, ठीक है, के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थों के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा हो सकता है। अगला देखिए, मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों से ढके ढालों की वनस्पति एवं मृदा की दशा भिन्न होती है तथा उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशा वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी और वनस्पति मिलती है। अब देखिए जलवायु किस प्रकार से क्या कहते हैं इफेक्ट करता है मृदा निर्माण में। तो देखिए जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायविक तत्वों में प्रमुख है। पहला है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि, और दूसरा है आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। तो देखिए सबसे पहला हम देखेंगे अब इसके बाद पढ़ेंगे अगला जो है जैविक क्रिया। जैसे आपने देखा, हमने एक क्या कहते हैं धीरे धीरे देखा, पहले मूल पदार्थ, फिर स्थलाकृति, फिर जलवायु। अब जो है हम लोग जैविक क्रियाएं देखेंगे। देखिए जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न सजीव जीव प्रकृति में विद्यमान जैविक तथा जैविक घटकों के साथ अभिक्रिया करते हैं। मृदा में उपस्थित जैव पदार्थ नाइट्रोजन स्तरीकरण तथा नमी धारण करने की क्षमता आदि प्रक्रियाओं में भी सहायक होते हैं। अगला देखिए, कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, वे मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों में विनियोजन में सहायता करते हैं। अगला देखिए, जैविक क्रियाओं की गहनता भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। ठंडी एवं अत्यंत गर्म जलवायु में ह्यूमस एकत्रीकरण अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आर्द्र, उष्ण और भूमध्यरेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। अगला देखिए, बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। अगला देखिए, अब देखिए आपने राइजोबियम नाम सुना होगा, जो एक क्या कहते हैं बैक्टीरिया होता है, जो क्या कहते हैं आपकी जो दालें होती हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। देखिए राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो तंतु वाले, ठीक है, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब जो दालों के जो क्या कहते हैं पौधे होते हैं, या कह लीजिए हाँ, खासकर अरहर में जो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन को जो सप्लाई करता है एटमॉस्फेयर से, वो क्या कहते हैं राइजोबियम ही करता है। अगला देखिए, चींटी, दीमक और केचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक होता है और मृदा निर्माण में ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुए मृदा खाते हैं अथवा उनके शरीर से निकलने वाली मृदा रसायन में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए, अब कालावधि, टाइम पीरियड, बहुत लंबा समय लगता है मृदा के निर्माण में। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाली अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका के विकास का निर्धारण करती है। तो देखिए इसके आगे पढ़ने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में तथा मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में मृदा के महत्व का उत्सव मनाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। तो ये देख लिया हमने कि किस लिए मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, और कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। अब इसका जो थीम है ये 2018 का है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, हमें लेटेस्ट थीम जो है उसको देखना चाहिए। चलिए मैं अपडेट कर दूंगा आपको बाद में। चलिए अगला देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से काला अवधि जो है टाइम पीरियड इसमें इफेक्ट करता है। देखिए, कुछ समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टीलों से निर्मित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती है तथा उनमें इस संस्तरों का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलते हैं। मृदा के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काला अवधि नहीं होती है। तो अब यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि मृदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, प्राचीन काल में मृदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया था।
तो पहला है उर्वर, उपजाऊ, और ऊसर, अनुपजाऊ। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधीन में राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान द्वारा भारतीय मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए गए हैं। मृदा अध्ययन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रवृत्ति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। उसको शुरू करने से पहले एक चीज ये देख लीजिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या था। तो देखिए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने तथा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है 75% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी और इस योजना का ध्येय वाक्य क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, और इस कार्ड का प्रत्येक 4 वर्ष पर नवीनीकरण होगा। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के मौजूदा पोषक तत्वों की स्थिति और फसल की दृष्टि से पोषक तत्वों और उर्वरकों की आवश्यकता की सिफारिश की जाएगी और इसका उद्देश्य उपयुक्त संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादकता में सुधार लाना व किसानों की स्थिति को सुधारना है। तो ये जो है आपका 2015 का क्या कहते हैं रिलीज हुआ था, उस समय आया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो अगर जैसे कभी कहीं लिखने को आता है कि मृदा से संबंधित क्या चीज़ नई नई की गई थी, तो उसमें आप इस पॉइंट को ऐड करते हैं, वैसे डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा ये। देखिए कार्ड का और प्रस्तावित खाद के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है तथा इसे प्रारंभ भी किया जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। कल जो है हम लोग क्या कहते हैं नए वीडियो के साथ जो है मृदाओं के क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे, जैसे जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवणी मृदाएं और पीटमय मृदाएं और वन मृदाएं। कुल 8 प्रकार की जो मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा। इसी के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके बनेंगे इंडियन ज्योग्राफी से वो यहीं से बनेंगे। अभी तक का जो हमने पढ़ा वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ने को फिर से मिलेगा, तो चिंता मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ। आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।